सलाम आदाब, नमस्कार साथियों। आज मैं जिस विषय के साथ आया हूँ वो है लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र। और इसके साथ कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी लेकर आया हूँ जो इस लोकतंत्र को भारत में लाने के लिए और उसकी संरक्षण करने में, उसको पोषण करने में अपना हाथ बढ़ाए। सबसे पहले लोकतंत्र है क्या? तो किसी भी परिवार को, व्यक्ति को या संस्था को, प्रदेश को, क्षेत्र को या राष्ट्र को चलाने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है, एक प्रणाली की आवश्यकता होती है। और यही प्रणाली यह तय करता है कि वो राष्ट्र कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, वो किस हिसाब से चल रही है। इस तंत्र को समझने के लिए हिंदुस्तान एक जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि कभी यहाँ पे राजाओं का, सामंतों का तंत्र चला करता था, शासन चला करता था, जिसे हम राजतंत्र कहते थे। तो कभी यहाँ गैर हिंदी, जो कि हिंद के नहीं थे, ब्रितानी हुकूमत चला, जो पराई होने के कारण परतंत्र का। इसके बाद लोगों का, जन का, प्रजा का तंत्र चला, इसीलिए इसको लोकतंत्र या जनतंत्र या प्रजा का तंत्र, प्रजातंत्र कहता है। लोकतंत्र को वैसे तो बड़े बड़े दार्शनिक ने बड़े बड़े अनुच्छेदों में परिभाषित किया, लेकिन अब्राहम लिंकन लोकतंत्र क्या है इसकी सार को परिभाषित करते हुए कहते हैं, यह जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा बना हुआ शासन है। नेहरू जी अपने पुस्तक भारत की खोज में लिखते हैं कि भारत क्या है? भारत दरअसल ये करोड़ों भारतीय ही है। कहने का अर्थ कि एक राष्ट्र की पहचान उसका उस राष्ट्र का अस्तित्व उसके निवासी, मतलब उसके प्रजा से ही होती है। लोगों के लिए किसी अन्य तंत्र में रहना पीड़ादायक होती है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि खुद का लगाम जब आप दूसरों के हाथ में देते हैं, तो जिनके हाथ में आप खुद का लगाम देते हैं उनके इशारों पर आपको नाचना पड़ता है। भारत कहने से अर्थ, नेहरू जी की अगर माने तो भारत कहने से मेरा अर्थ है भारतीय लोग। भारत अब 1947 में खुद का लगाम अपने हाथ किया, और चूंकि यह अनुकूल तंत्र है इसीलिए इसकी सुरक्षा की और पोषित किया। 47 से पहले हर भारतीय का या भारत का एक ही सपना था, लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र लाने के लिए उससे पहले जरूरत थी स्वतंत्र की, जिसके लिए ये रात में तो सपना देखता था भारत की लोकतंत्र हो, और भोर उठकर अपने अपने सिद्धांतानुसार उस सपने को साकार करने में लग जाता। अपने अपने सिद्धांतानुसार कहने से मेरा अर्थ है भगत सिंह भी इस सपना को साकार करते थे, महात्मा गांधी भी साकार करते थे, और चंद्रशेखर आजाद भी अपना योगदान दिए, तो नेहरू भी अपना योगदान दिए। लेकिन क्या भगत सिंह अपने बम के साथ, चंद्रशेखर आजाद अपने पिस्तौल के साथ, तो नेहरू जी अपने बुलंद आवाज के साथ, तो गांधी जी उम्मीद और संघर्ष की मुस्कान और प्रेम के साथ इस पे उठे। भारत पे फैले परतंत्रता के मोटे जाल को कुतरने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी एक अहम भूमिका है। उन पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो 1920 में जब उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन हुआ था, उनका नेतृत्व पंडित नेहरू ही ने किया। वो लोकतंत्र के ऐसे पैरोकार थे जो लोकतंत्र के दुश्मन सिद्धांती विरासतवाद, ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा दुश्मन है कि मेरे फादर ये आइडियोलॉजी लेके आते थे तो हमको भी वही, सही गलत का कुछ देखना नहीं चाहिए, हमको भी उसी पे अनुकरण करना चाहिए। सिद्धांती विरासतवाद, इनको वो नहीं माने। ये इस बात से परिलक्षित होती है कि जब अहिंसावादी गांधी ने हिंसा होने के कारण चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन रोकने के लिए कह दिया, तो कुछ कांग्रेसी नेता गांधी जी से खफा होकर अलग हो गए, जिसमें कि मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। और वो मोतीलाल नेहरू अन्य के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके साथ नहीं गए। हिंदुस्तान में लोकतंत्र के लिए राजनीतिक आज़ादी की जरूरत थी, जिसके लिए 1929 में जब लाहौर में अधिवेशन हुआ,
तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई। उसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ही किए थे। उसी वर्ष उन्होंने रावी नदी के तट पर पहली बार भारतीय झंडा को लहराया था, जिससे कि हर राष्ट्रवादी उससे संघर्ष के लिए प्रेरित हुए। ये तो थी आज़ादी के पहले, लेकिन 1947 के बाद भी वो उतने ही बड़े लोकतंत्र के अनुशंसक थे जितने आज़ादी से पहले। उनके कार्य के कारण वो ऐसे काम किए थे जिसके कारण आज़ादी के बाद विपक्ष में जीवित रहने तक संसद में कोई उनका मजबूत विपक्ष नहीं था। लेकिन वो जानते थे कि लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है। इसी कारण शायद कभी कभी वो खुद से ही प्रश्न करना शुरू कर देते थे। और विपक्ष के साथ मीडिया की भी उतनी अहम भूमिका रहती है लोकतंत्र में। और खूबसूरत की बात यह है कि पंडित नेहरू के समय में प्रेस भी निष्पक्ष थी। समय बीतता गया, कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन समय समय पर इंकलाब की ज़रूरत होती है। इस चीज़ को सोचने वाले एक व्यक्ति आए 1974 में क्रांति का आह्वान करते हुए। नाम था जयप्रकाश नारायण, अगर ऐसे कहें तो जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और वो ही एक व्यक्ति थे जो विपक्ष को, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा साथी है विपक्ष, जो होना ही चाहिए, विपक्ष को उन्होंने बढ़ावा दिया। और विपक्ष को भारत में लाने के लिए, भारतीय राजनीति में लाने का अगर किसी को श्रेय जाए तो वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को। वह लोकतंत्र को मानते थे, लेकिन तत्कालीन भारतीय लोकतंत्र को के खामियों पर वो प्रकाश डालना चाहते थे। उनके अनुसार किसी भी दल के गणमान्य व्यक्ति अपने पद ग्रहण के बाद लोकतंत्र से अधिक अपने दलों पर जोर देते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचन पद्धति की शुद्धता बहुत मायने रखती है, और जेपी इस पद्धति को भी बेहतर बनाने के लिए सोचते थे। वो उनकी प्रस्ताव थी। उनके अनुसार सत्ता का केंद्रीकरण या फिर एकाधिकार जिसे कहे वो बहुत गलत होता है, लोकतंत्र के लिए वो हानिकारक है। उन्होंने अपने आंदोलन को जमाने के लिए, खास बात है कि जहाँ पे एक ही धारा चलती रही, मुख्य धारा चलती रही, उसमें आप आदमी को, आप जन को इकट्ठा कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ये गुण लोकनायक जयप्रकाश नारायण में था। तो वो अपने आंदोलन को जमाने के लिए तत्कालीन जो सत्तारूढ़ी दल थी कांग्रेस, उससे खफा हुए व्यक्ति को एकत्रित किया। वो क्यों खफा हुए थे? क्योंकि पार्टी के आंतरिक परिवारवाद जो कि लोकतंत्र का दुश्मन कहा जाता है, वैसे व्यवस्था जो राष्ट्र और लोकतंत्र के लिए हानिकारी हो, हितकारी ना हो, उसके विरुद्ध जो आवाज़ उठाई थी, उन्हें कांग्रेस से अलग कर दिया गया था। जो कांग्रेस से खफा कांग्रेसी थे, उनको उन्होंने एकत्रित किया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाई। हालांकि उनका कुछ सिद्धांत अभी भी लागू नहीं हुआ है। इसके बाद अगर बात करें तो फिर सत्ता में उलट पलट आई, और कई दशकों बाद जब ऐसा समय आने लगा कि लोकतंत्र शब्द के घोर दुश्मन जातिवाद सामने आए। चाहे केंद्र हो या केंद्र से ज़्यादा अगर प्रदेश पे देखा जाए, तो हर जगह सिर्फ जाति के नाम पे राजनीति चलती थी। अगर झा मिश्र पदधारी हो जाते तो ब्राह्मणों का आतंक रहता था। जब यादव पदधारी हो जाते तो उनका अत्याचार रहता था। अगर कोई मंडल पद को धारण कर ले तो पिछड़े वर्ग खुद को शेर समझने लगते थे। यही स्थिति राज्यों में थी। इसी बीच एक व्यक्ति आए जो धर्म जाति की राजनीति को खत्म करने को सोचा। उनके विचारानुसार कुछ ऐसा था कि भारत बिक रहा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पे, परिवार के नाम पे, और उसने भारतीय राजनीति को सद्भावना के साथ चलाने के लिए बोला और प्रयास किया। उनका विचार था सबका साथ सबका विकास। हालांकि ये नारा तो समाजवादी नज़र आता है कि जिसमें सबको सम्मान हो, सबका विकास हो। ये समाजवाद को सोचने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अगर ये नारा सच में सफल हो, जिसके माध्यम से वो सबको सम्मान देने के लिए सोचा। उनका बहुत सारा अभियान है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके अंतर्गत वो प्रांतीय एकता को मजबूत करने के लिए सोचे। जहाँ प्रांत के नाम पे लोग एक दूसरे को हनन करते हैं, वो इस बदलाव को अलग अलग
अंदाज में हंसते हंसते जनता के सामने रखा और आज़ादी का अमृत महोत्सव के जैसे जश्न मनाया है। बात कर रहा हूँ श्री प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। उनको अपने विचार रखने की उनमें एक अलग ही क्षमता है। वो सबसे पहले तो उनका बिना किसी मजबूत आर्थिक, ना उनको कोई आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी थी, ना उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि अच्छी थी। सामाजिक पृष्ठभूमि से मेरा आशय है कि ना वो कोई उच्च जाति से थे, ना उनकी कोई शैक्षणिक पृष्ठभूमि ठीक थी, ना वो किसी फॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इसके बावजूद भी वो भारतीय लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर आकर के ये दर्शा रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र की क्या खूबी है और भारतीय लोकतंत्र कितना परिपक्व है। धन्यवाद।